है दोस्तों। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था दोस्तों माइक्रो एक्शन, जो माइक्रो सोशल एक्शन अप्रोच थे हमारे सोशियोलॉजी के दोस्तों। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फिनोमिनोलॉजी जो थे, एथनोमेथोडोलॉजी थे, और हमने कई सारे वेबर के अप्रोच देखे थे दोस्तों। हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जीएच पीट का बात किया था दोस्तों। तो आज दोस्तों हमारा जो आज से हमारा सिलेबस दोस्तों स्टार्ट है। आज से हम जो भी चीज पढ़ेंगे हमारा सिलेबस में वो सारे पॉइंट है। तो ये मत सोचिएगा कि इसके पहले जो चीजें आपने पढ़ी है वो सिलेबस का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज मैंने इसने 3 लेक्चर में जो बेसिक इंट्रो है हमारा, वो सारा चीज कवर हुआ है दोस्तों। तो आज हमारा जो सिलेबस है उसका हम पहला पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे मॉडर्निटी आया, कैसे सोशल चेंज हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो इसको हम आज इसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे कि कैसे मॉडर्निटी दोस्तों आया। पहले देखिए मॉडर्निटी होता क्या है, पहले आप बताइए दोस्तों। मॉडर्निटी होता क्या है दोस्तों, आप बताइए। जैसे आप सोचे होंगे हर चीज मॉडर्न हो रहा है, तो मॉडर्निटी का मतलब क्या है दोस्तों? ब्रेक फ्रॉम पास्ट। सोशियोलॉजी की अगर दोस्तों हम बात करें टर्म में, तो जो हमारा क्या है, मॉडर्निटी क्या रिफर करता है? अगर हम सोशियोलॉजी का दोस्तों सोशियोलॉजी में बात करें कि मॉडर्निटी का टर्म आखिर में क्या रिफर करता है, तो सोशियोलॉजी में अगर बात करें तो मॉडर्निटी इज अ सच टाइप ऑफ डिसिप्लिन which got the stature of डिसिप्लिन इन 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी के बाद जितने भी दोस्तों डेवलप हुए हैं, 18th सेंचुरी के बाद जितने भी सारी चीज जहां पे हमारे फ्रांस में, यूरोप में जितने भी मॉडर्निटी आए, जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी हमारे दोस्तों सोशल चेंजेस हुए हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? मॉडर्निटी। जनरल टर्म में हम क्या बात करेंगे? ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। यानी आप जो भी आप पास्ट में कोई भी आप चीज कर रहे थे, कोई भी एक्शन कर रहे थे, उससे आप क्या किए? ब्रेक किए। उसी को हम बात कर, हमारा जो टर्म है मॉडर्निटी डिफाइन होता है। और सोशियोलॉजी में क्या है दोस्तों? जो भी 18th सेंचुरी के बाद जितने सारे इवेंट हुए हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? जो मॉडर्निटी में हमारा रोल है, सोशल चेंजेस जो आए हैं उसी को हम मॉडर्निटी बोलेंगे दोस्तों। जो डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी है वाज रिएक्शन अगेंस्ट ब्रॉट बाय द इवेंट विच टुक प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप। तो यही दोस्तों, मतलब ये क्या हमारा कहना यही है कि जो वेस्टर्न यूरोप में जो नए नए कई सारे चेंजेस आए हैं 18th सेंचुरी के बाद, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? मॉडर्निटी। दोस्तों इसके बाद हमारा ये एक डायग्राम है, इसको आप जरूर पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज आप इस डायग्राम को, जो हम डायग्राम बनाए दोस्तों, उसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होप आपने इसको, इस डायग्राम को नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अब एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों डार्क एज। डार्क एज पहले कहते किसे हैं दोस्तों? डार्क एज का मतलब कौन सा पीरियड है? जो डार्क एज को पीरियड हमारा जो 13th सेंचुरी, जो 13th एडी का हमारे यूरोप के अंदर दोस्तों जो पीरियड है, जो हमारा एज है, जो इरा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डार्क एज। उस समय क्या हो रहा था? डार्क एज हम क्यों बोलते थे? क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें हमारा जो भी थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मतलब क्या है? कि एवरीथिंग आर एक्सप्लेन थ्रू रिलीजन, वो डोमिनेट करता था। कौन सा पीरियड दोस्तों? थियोलॉजिकल। जो कहता था क्या? एवरीथिंग इज एक्सप्लेन बाय रिलीजन। कि हर चीज जो रिलीजन के ऊपर बेस्ड था, मतलब वहां पे क्या चीज मिसिंग था? जो हमारा डार्क एज है दोस्तों ना, वहां पे रिलीजन, हर चीज रिलीजन के बेस पे था। वहां पे जो मिसिंग था दोस्तों ना, वो रैशनल थिंग थे, जो रैशनल लुकिंग
था दोस्तों, वो मिसिंग था। अब पूछोगे सर ये रेशनल लुकिंग क्या है, रेशनल जो हमारा आउटलुकिंग है वो चीज क्या है? दोस्तों रेशनल का मतलब क्या होता है कि लॉजिकल थिंकिंग, कि कोई चीज का प्रूफ होना चाहिए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो वो चीज मिसिंग था। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए हम उसे बोलते हैं डार्क एज। इसीलिए हमारा रेशनल आउटलुकिंग क्या था दोस्तों, मिसिंग था। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डार्क एज। अब रेशनल आउटलुकिंग का मतलब ये भी है कि जहां पे केवल मिथ डोमिनेट कर रहा था दोस्तों, जहां पे हमारा मिथ डोमिनेट कर रहा था। मिथ मतलब क्या है, कुछ बन गढ़ंत कहानियां पे हम उस पे डिपेंडेंस थे। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिथ बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डार्क एज दोस्तों। अब डार्क एज किसका रिजल्ट था उसका बात करते हैं। तो जो हमारा डार्क एज था दोस्तों, उसका रिजल्ट जो था वो था चर्च। जो हमारा चर्च क्या कर रहा था, उस समय हमारा जो चर्च था वो डोमिनेट कर रहा था हर एस्पेक्ट में। क्योंकि उस टाइम हमारा चर्च ही क्या था, एक लोग मानते थे उस समय कैरेक्टर, या कह सकते हैं उसी समय हमारा रिलीजन, जितने भी सारे जो भी चीज थे, उसी डार्क एज में हमारा डोमिनेट किया, क्या चर्च डोमिनेट किया। लाइफ में जितने भी स्फेयर थे, हर एक स्फेयर में हमारा कहा चर्च जो थे वो दोस्तों डोमिनेट करता था। इसीलिए जो डार्क एज था वो किसका हमारा डोमिनेशन था, थियोलॉजिकल का। अब दोस्तों कई लोग को ये होता है कि चर्च एज में आखिर में है ऐसा है क्या, कि क्यों इसे हम बोलते हैं कि ये डार्क एज। तो दोस्तों चर्च वाले में हमारे जो चर्च का डोमिनेशन था, उसमें पीपल को कोई भी फ्रीडम नहीं था। पीपल हैव नो फ्रीडम, कोई भी फ्रीडम उन्हें नहीं दिया गया था। उसके बाद दोस्तों क्या था हमारा, जो भी चर्च के ऊपर चैलेंज करे, कोई भी व्यक्ति जो भी चर्च के ऊपर हमारा क्या करे दोस्तों, चैलेंज करे, तो उसे क्या कर दिया जाता था, उसे वहां से हटा दिया जाता था। इसका मतलब क्या, हु एवर चैलेंज चर्च, तो उससे हम क्या करते थे दोस्तों, जो भी हमारा चर्च के जो भी पॉइंट थे, व्यू पॉइंट थे, उसको अगर उसको वो चैलेंज करे, तो उसको क्या करते थे, एग्जीक्यूट कर देते थे, यानी उसको मार देते थे। एग्जाम्पल दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या कौन सा है, कॉपरनिकस। सॉरी पी जो हमारा है वो एक ही पी रहेगा यहाँ पे आपका आंसर। जो कॉपरनिकस थे, कॉपरनिकस जो वो क्या कहता था, कॉपरनिकस कहता था कि जो हमारा सन है उसकी, कॉपरनिकस क्या कहता था, जो हमारा सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो चर्च वाले व्यक्ति थे वो क्या कहते थे दोस्तों, कि हमारा अर्थ सेंटर में है और उसके अराउंड सारे प्लैनेट, सन, मून सारे डोमिनेट करते थे। लेकिन उस समय वो जो कॉपरनिकस था वो जानता था ये चीज गलत है, इसलिए वो फोकस करता था कि नहीं हम ये चीज नहीं मानेंगे। लेकिन उसे क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया उसका, कि कॉपरनिकस को जिंदा जला दिया गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, जिंदा जला दिया गया। क्यों आखिर में, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा था चर्च के थियोलॉजिकल वे पे, कि क्या उसका जो भी वो बात करता था, जो भी चर्च हमारा उसका जो भी एजम्पशन था, उस पे वो उन्होंने क्या किया था दोस्तों, चैलेंज किया था। इसीलिए उसे जिंदा जला दिया गया दोस्तों। इसीलिए कई सारे रीजन हैं। और एक चीज और आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, चर्च वर्सेस रिलीजन, कि चर्च और रिलीजन दोस्तों सेम नहीं है। अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि चर्च और रिलीजन सर क्या सेम है, नो, नॉट सेम, कोई भी सेम नहीं है। जो चर्च है दोस्तों, वहां पे जो डोमिनेशन होता है, जो भी चीजें ऑर्गेनाइज होती है, वो ब्यूरोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों। ब्यूरोक्रेटिकली मतलब क्या ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों, कि ब्यूरोक्रेटिकली हमारा ऑर्गेनाइज का मतलब है कोई भी चीज जो होता है वो हायरार्की, मतलब ऊपर से जो चीज आर्डर आए हैं उसी चीज को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये ब्यूरोक्रेटली ऑर्गेनाइज है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या है, लूज है कैरेक्टर में, कि कोई आया, रिलीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई अपना एक आइडियोलॉजी, जैसे अपना कुछ एक कैरेक्टर लाया
उसमें क्या है, उसको वहां पे उसे माना गया, वही बस रिलीजन है। यानी क्या है, इसमें ब्यूरेटिकली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दोस्तों, ये कैसा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे कि क्या चर्च और रिलीजन सेम है, नहीं, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन चर्च एंड रिलीजन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब डार्क एज, ये सारे जो हमारे डार्क एज आए हैं, तो डार्क एज को आने के बाद कोई भी चीज आती है तो उस पे कहीं ना कहीं लोग रिवोल्यूशन करते हैं। तो जो इंसिडेंट दैट लेड टू चेंज इन डार्क एज, कौन कौन से जो डार्क एज में, जब हमारा डार्क एज कैसे खत्म हुआ दोस्तों, डार्क एज खत्म, जो हमारा डार्क एज था वो खत्म हुआ दो रिवोल्यूशन से। पहला कौन सा रिवोल्यूशन है दोस्तों, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, और दूसरा रिवोल्यूशन है दोस्तों इन जो हमारे एस, दोस्तों एस आर मतलब क्या है हमारा, साइंटिफिक रिवोल्यूशन। इसका मतलब हमारा क्या है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन। यानी डार्क एज से हमारे दो रिवोल्यूशन आए, जो कि इन जो हमारे चेंजेस नजर आए कि क्या हमारा डार्क एज को हम कैसे चेंज करें। तो ये दो रिवोल्यूशन के द्वारा हमारा दोस्तों जो चेंजेस आए डार्क एज में। अब बात करते हैं दोस्तों हम पहले कॉमर्शियल रिवोल्यूशन के बारे में। आखिर में ये कॉमर्शियल रिवोल्यूशन है क्या दोस्तों, तो दोस्तों कॉमर्शियल रिवोल्यूशन में हमारा सी रूट का डिस्कवर होता है। किसके द्वारा होता है, वास्को डी गामा, आपने नाम सुना होगा, 1498 में जो हमारा कॉमर्शियल रिवोल्यूशन। अब आखिर में क्यों सी रूट का डिस्कवर हुआ दोस्तों, अगर सी रूट, अब बात करते हैं पहले बिफोर सी रूट का, कि जब सी रूट नहीं था तब कैसा सिचुएशन था दोस्तों। अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बिफोर जब सी रूट था तो हमारा ट्रेड कैसे होता था दोस्तों, लैंड के थ्रू होता था, लैंड रूट था। उसमें हमारा क्या यूज होते थे, एनिमल होते थे, कोई वहां पे व्हीकल नहीं था। एनिमल क्या थे, एक मोड ऑफ मोबिलिटी का एक सोर्स थे दोस्तों उस समय, मोड ऑफ मोबिलिटी का एक सोर्स थे दोस्तों एनिमल। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द गुड था, कितना क्वांटिटी गुड, जो हमारे गुड्स के क्वालिटी था दोस्तों, वो क्वांटिटी था वो क्या था, लेस था, उतना वो केवल ज्यादा वो ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। केवल कैसे आइटम, केवल ओनली कॉस्टली आइटम दोस्तों, जो हमारे कॉस्टली आइटम होते थे उससे ही वो क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे। उसके साथ साथ वो टाइम टेकिंग लगता था दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता था, ज्यादा टाइम लग जाते थे। प्लस एक रिस्की प्रोसेस था कि कई सारे लुटेरे थे उस समय, कई सारे, इसलिए हमारा क्या था, हमारा ये रिस्की प्रोसेस था। क्योंकि यूरोप से अगर सामान हमको ले जाना पड़े एशिया, तो उसमें हमको कई सारे चैलेंजेस नजर आते थे दोस्तों। तो ये इटली एक बीच में पड़ता था, इटली ने क्या किया, इसको ट्रेड को रोक दिया। तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग दूसरा रास्ता खोजे, नई चीजें डिस्कवर हुए। तो अब ये चीजें डिस्कवर हुए, वहां से हमारा सी रूट नजर आया। आखिर में सी रूट आने का कारण क्या है दोस्तों, ट्रेड से इतने सारी अपॉर्चुनिटी थी, इतने लैंड के थ्रू, हमारे लैंड के थ्रू हमारे ट्रेड होता था। लेकिन इसमें कई सारे चीजें थी कि हमारा जो ट्रेड था दोस्तों लैंड के मार्ग से एक लिमिटेड रह पाता था, कि केवल एक्सपेंसिव आइटम, यानी जो कॉस्टली आइटम थे दोस्तों ना, केवल उसी को हम क्या कर पाते थे, उसको ही हम एक्सपोर्ट कर पाते थे। और दूसरा क्या था, नो मास कंजम्पशन ऑफ दिस आइटम, क्योंकि कॉस्टली आइटम है तो उसका उतना मास कंजम्पशन नहीं होता था। तो इसलिए क्या होता था दोस्तों, कि हमारा जो मास कंजम्पशन नहीं होता था और हमारा जो ट्रेड था दोस्तों वो भी काफी लिमिटेड था। तो इसलिए हमारा दोस्तों कहीं ना कहीं राइज हुआ किसका दोस्तों, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन का। इसमें क्या हुआ दोस्तों, सी रूट हमारा डिस्कवर हो गया। अब सी रूट डिस्कवर करने से हमको क्या फायदा हुआ, कि जो हमारा ट्रेड का फ्लो था दोस्तों वो इंक्रीज कर गया, और उसके साथ साथ जो हमारे ईस्ट और वेस्ट का जो गैप था दोस्तों वो फुलफिलमेंट हो गया। जिसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, मर्चेंट क्लास, यानी जो एक्सपोर्ट करने वाली क्लास थे वो और इंक्रीज किए, और उसके कारण क्या हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हुआ।
हमारा जब मर्चेंट क्लास आखिर में इंक्रीज कब होंगे, जब प्रॉफिट ज्यादा है, और प्रॉफिट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारा मास कंजम्पशन होना स्टार्ट हो गया। जो हमारा मास कंजम्पशन का फोकस था दोस्तों, वो हमारा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं ये कॉमर्शियल रिवोल्यूशन है जो हमारा कहीं ना कहीं इस डार्क एज वाले कोई कॉन्सेप्ट को चेंज लाने में हेल्प होता है दोस्तों। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, अब जैसे जैसे हमारा कॉमर्शियल रिवोल्यूशन आया, उसके साथ साथ हमारा साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी आ गया। अब साइंटिफिक रिवोल्यूशन के दोस्तों दो एस्पेक्ट है हमारे। पहला एस्पेक्ट क्या है कि एक तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज कह सकते हैं, अभी इंक्रीज नहीं कह सकते, अब डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा हुआ राइज ऑफ रेशनैलिटी, यानी लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग का हमारा क्या हुआ, इंक्रीजनेस हुआ। अब तो जब देखिए, जब हमारा रैशनैलिटी यानी कह सकते हैं जो हमारा लॉजिकल थिंकिंग वाले लोगों का राइज होने स्टार्ट हो गया तो दोस्तों, तो क्या हुआ, जब हमारे रैशनैलिटी यानी लॉजिकल थिंकिंग राइज हुआ तो उसके कारण दोस्तों क्या हुआ, नए आइडियोलॉजी आए, सब लोग अपना आइडियोलॉजी दिया। न्यू आइडियोलॉजी कब, जब नए आइडियोलॉजी आए तो क्या किया, वो चैलेंज किया। किसके ऊपर चैलेंज किया, चर्च के ऊपर चैलेंज किया कि जो चीज चर्च कह रही है वो कहीं ना कहीं जो हेजेमनी ऑफ चर्च है दोस्तों ना, वो चैलेंज हुआ, जिसके वजह से हमारा डार्क एज खत्म होने का। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी आने से क्या चेंजेस आए दोस्तों, लाइफ स्टाइल जो है वो इम्प्रूवमेंट हो गया लोगों का। और क्या हो गया कि कंप्लीमेंटेड ओवरऑल प्रोसेस थ्रू किसके द्वारा, राइज ऑफ रेशनैलिटी के द्वारा। मतलब इसका दोस्तों क्या है, जितने भी हम प्रोसेस कर रहे हैं किसके द्वारा, किसी बिलीफ पे, या कोई भी हमारा जो चर्च का कोई भी थियोलॉजी का वे पे हम बिलीव नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि हम नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि हमको एक कैसा, एक साइंटिफिक यानी फैक्ट वाला वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ दोस्तों। लेकिन ओवरऑल इसमें जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन एक साइंटिफिक जो रिवोल्यूशन हुआ दोस्तों ना, उसमें एक चीज हमारा क्या है, लिमिटेशन है कि जो इसमें हमारा रेशनैलिटी का जो स्प्रेड था दोस्तों, जो हमारा रेशनैलिटी का जो स्प्रेड है वो क्या था, स्प्रेड ऑफ जो रेशनैलिटी है वो क्या थे, रेस्ट्रिक्टेड। अब बोलोगे सर कहां तक रेस्ट्रिक्टेड था, केवल ये रेस्ट्रिक्टेड पीपल, कुछ पीपल तक ही था, कि वो पूरा हर जगह तक वो फैल नहीं पाया था। क्यों, क्योंकि जहां पे मर्चेंट क्लास होंगे, जहां पे मास कंजम्पशन होगा, जहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे दोस्तों, वहीं पे ये सारा कुछ क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। इसलिए इसका जो रेशनैलिटी का स्प्रेड है दोस्तों, वो क्या है, एक सेक्शन तक केवल लिमिटेड रहा। लेकिन अब कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये कलेक्टिवली जो कमर्शियल रिवोल्यूशन और उसके साथ साथ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, दोनों आपस में कहीं ना कहीं दोस्तों एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर दिए थे। एक फर्टाइल क्या किए थे, एक ग्राउंड क्रिएट कर दिए थे, जहां से हमारा दोस्तों इनलाइटनमेंट स्टार्ट होता है, जहां से हमारा इनलाइटनमेंट स्टार्ट होता है दोस्तों। ये कब की बात है दोस्तों, ये कोई जैसे छोटा मोटा समय नहीं है, 300-400 साल लग गए इस चर्च को डोमिनेशन को, इस चर्च के हेजीमनी को खत्म करने के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं क्या क्या इनलाइटनमेंट, हमारा जो इनलाइटनमेंट है वो विदाउट, अगर बात करें एस आर या सी आर के आ सकता था दोस्तों, आप बताइए कि जो हमारा इनलाइटनमेंट था वो हमारा बिना साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन के आ सकता है दोस्तों? आंसर आप दीजिएगा नो, यस। क्योंकि हमारा जो इनलाइटनमेंट था वही तो रिजल्ट था किसका, हमारे जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन और कॉमर्शियल रिवोल्यूशन का क्या था दोस्तों, ये रिजल्ट था। ये जो हमारा इनलाइटनमेंट क्या था,
एस आर प्लस सी आर का रिजल्ट ये दोस्तों, और कुछ नहीं है। इसलिए जो इनलाइटनमेंट आया हमारा ड्यू टू ओनली साइंटिफिक रिवोल्यूशन और एंड कॉमर्शियल रिवोल्यूशन के कारण ही आया था दोस्तों। तो अगर कोई पूछे दोस्तों कि बताओ इनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे कि जो इनलाइटनमेंट है वहां पे क्या हुआ, रेशनैलिटी, जो हमारे जो रेशनल थिंकिंग वाला है, जो रेशनल दोस्तों भूलिएगा मत, जो रेशनल के थिंकिंग के लोग हैं वो मास लेवल पे अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सारा कुछ हमारा साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन सारा कुछ हो गया है। लेकिन जो हमारा बात करें अगर साइंटिफिक रिवोल्यूशन, उस समय क्या था, केवल रेस्ट्रिक्टेड था कि कुछ सेक्शन पीपल, जो कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल थे, केवल ये क्या था, वहीं तक दोस्तों ये लिमिटेड था। तो इसलिए अगर कोई भी पूछे एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि इनलाइटनमेंट में हमारा जो रैशनल मासेस थे, वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट रैशनल पीपल थे वो आए थे। लेकिन जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन में थे वहां पे क्या था, वहां पे उतने मासेस हमारे अवेलेबल नहीं थे दोस्तों। तो इसलिए आप ये पॉइंट क्लियर रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इनलाइटनमेंट किसे कहते हैं। जो हमारा इनलाइटनमेंट, आखिर में इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, ये अब हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए इनलाइटनमेंट क्या है, इनलाइटनमेंट रिफर टू पीरियड ऑफ रीवेकिंग ऑफ पीपल इन यूरोप इन 17th सेंचुरी। आखिर में क्यों ये कह रहे हैं, डिफिनीशन फिर से सो दोस्तों सुनिएगा। पीरियड ऑफ री, सॉरी दोस्तों इसी पे लिखा गया, दोस्तों आप जरूर लिखते रहिएगा साथ में, बिना लिखे आपको जान लीजिए याद नहीं रहेगा दोस्तों, प्लीज आप लिखे रहिएगा। री अवेकनिंग ऑफ पीपल इन यूरोप इन 17th सेंचुरी। यानी क्या कि उस समय क्या थे, कुछ पीपल दबे हुए थे चर्च के डोमिनेशन को, हेजीमनी ऑफ द चर्च वो मान रहे थे, सारा कुछ चर्च को मान रहे थे। लेकिन साइंटिफिक रिवोल्यूशन से, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन से कई सारे मासेस, साइंटिफिक रिवोल्यूशन में क्या था, हमारे जो मासेस थे, जो पीपल थे, वो रेस्ट्रिक्टेड थे सर्टेन सेक्शन वाली। बट इनलाइटनमेंट क्या हुआ, धीरे धीरे पीपल को रीअवेक किया और एक मास लेवल पे क्या हुआ, लोगों को रैशनल बनाया दोस्तों। तो ये कोई भी बोले इनलाइटनमेंट किसे बोलेंगे, पीपल ऑफ रीवेकनिंग ऑफ द पीपल इन यूरोप इन 17th सेंचुरी इज नोन एज द इनलाइटनमेंट। अब दोस्तों इनलाइटनमेंट जैसे हम बताएं कि इसमें जो हमारा मासेस लेवल पे क्या होंगे, रैशनल थिंकिंग वाले लोग होंगे थ्रू, जैसे अब कई सारे, जैसे अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर के। जैसे हम फर्स्ट स्कॉलर का अगर दोस्तों बात करें, वोल्टायर, आपने सारों ने नाम सुना होगा वोल्टायर का, जो एक थ्योरी देते हैं क्या, बेसिक राइट थ्योरी। वो इसमें क्या बोलते हैं दोस्तों, बेसिक राइट थ्योरी में कि नो बॉडी कैन टेक अवे द बेसिक राइट, बी इट द चर्च और किंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नो बडी, कोई भी, नो बडी कैन टेक, कोई भी आपका बेसिक राइट नहीं ले सकता, वेदर इट इज फ्रॉम चर्च और किंग। तो ये इनलाइटनमेंट, इन कुछ थिंकर जो इनलाइटनमेंट के जो बताते हैं कैसे चर्च के डोमिनेशन को हम खत्म करेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, बेसिक राइट थ्योरी में वो क्या बोल रहे हैं कि नो बडी कैन टेक देयर बेसिक राइट, जो बेसिक हमारा राइट है, वेदर इट इज किंग या हमारे चर्च हो, इनको हम अपना बेसिक राइट लेने नहीं देंगे, वोल्टायर कह के गए हैं दोस्तों। और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर आए हैं, जैसे हम बात करें कुछ और स्कॉलर का, तो यहाँ पे दोस्तों हॉब्स हो गए और दोस्तों लॉक हो गए, ये स्कॉलर के नेम है दोस्तों उस समय के। रूसो हो गए हमारे, ये लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये लोग थ्योरी देते हैं एक क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब कहोगे सर कि ये इस थ्योरी में सर है क्या, बता दीजिए पहले हमको। तो
देखिए इसका जो इसेंस है हमारे इस सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी का दोस्तों, उसका हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उतना आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस पॉइंट को बस रिमेंबर किए रहिएगा कि इनलाइटनमेंट के हमारे कई सारे थिंकर हैं, जैसे आपको बताया हम वोल्टायर जो कि बेसिक राइट थ्योरी पे बात करता है, और ये हॉब्स लॉक और रूसो है जो कि अपना एक सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी देते हैं, जिसका मतलब मीन्स समरी है कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय पीपल। यस पीपल, यस आप लोग हुई हो पीपल। स्टेट इज क्रिएटेड बाय पीपल, हेंस इट कैन बी चेंज्ड। वो चेंज हो सकता है। जैसे चर्च क्या कह रहा था कि हम तो एक थियोलॉजिकल टेक्स्ट पे मानते हैं, लेकिन ये कई सारे एनलाइटनमेंट के स्कॉलर आए, वो क्या बोले कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय पीपल, यानी डेमोक्रेसी, इट कैन बी चेंज। क्या पॉइंट था दोस्तों, किंग कुड बी चेंज बिकॉज पीपल हैव क्रिएटेड। उस समय क्या होता था दोस्तों, चर्च वाले क्या देते थे, एक डिवाइन थ्योरी देते थे। वो कहते थे ये डिवाइन थ्योरी, ये कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कई सारे स्कॉलर हैं जो इनलाइटनमेंट के स्कॉलर हैं, वो बोलते हैं किंग जो है वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी डिवाइन नहीं है, ये हमारे डिवाइन नहीं है, कोई भी डिवाइन नहीं है, इसलिए क्या हो सकते हैं, ये हमारे चेंज हो सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद एक और स्कॉलर आते हैं मोंटेस्क्यू, नाम बहुत दोस्तों फेमस है, आपने सुना होगा हो, मोंटेस्क्यू। वो कौन सा थ्योरी देते हैं दोस्तों, वो थ्योरी देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, SOP, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। अब बोलोगे सर इसमें क्या है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव है वो अपना लॉ बनाने वाला काम करेगा, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उस लॉ को एग्जीक्यूट वर्केबल में लाएंगे, और जो हमारे जुडिशरी हैं वो क्या करेंगे, उसको जस्टिस देखेंगे, उसमें वॉचडॉग का काम करेंगे। तो ये कहता है कि सबका अलग अलग काम है। ये क्या करता है ओवरऑल, ये चैलेंज करता है जो चर्च के डोमिनेशन होते हैं दोस्तों। चर्च कहता है कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो चर्च के पास और किंग के पास है, तो वो क्या करते हैं, उनको काउंटर करते हैं कि नहीं ऐसा कोई थ्योरी जरूरी नहीं है। तो इसलिए मोंटेस्क्यू भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनलाइटनमेंट के स्कॉलर में दोस्तों। तो हम देखिए ओवरऑल क्या है, हमको ओवरऑल क्या नजर आया दोस्तों, कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट थॉट से जो वहां के लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट ये गाइड हो रहे थे, गाइडेड बाय थॉट। मोंटेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो, वोल्टायर, डिफरेंट डिफरेंट पीपल थे जो कि अपने थॉट को प्रस्तुत कर रहे थे। तो उनके थॉट क्या हुए, इम्बाइब होना स्टार्ट किए, मतलब वो सभी के थॉट को इम्बाइब किए पीपल वहां पे, और एक रेशनैलिटी का हमको कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे राइजनेस नजर आया। और जब ये चीज हुआ तो उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। आपने नाम तो सुना होगा, जब रेशनैलिटी आई, क्योंकि उसमें फ्रेंच में उतना आजादी वो लोग नहीं दिए हुए थे, इसलिए क्या हुआ फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया। उसके साथ साथ दोस्तों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हमारे। रेशनैलिटी के कारण ही हमारा जो कई सारे थॉट थे उनके कारण हमारा क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, जो लीड किया हमारे क्या, फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दोस्तों। तब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं दोस्तों। आपने वो पढ़ा होगा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिर में है क्या, वहां पहले हम इसका बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या कंडीशन था हमारे समाज का, द सोशल कंडीशन बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में पहले बात करते हैं, तब आपको पता चलेगा क्या चेंजेस आएंगे। सोच, जब हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हमारे 3 टाइप के पीपल रहते थे दोस्तों। पहला क्या, क्लर्जी, दूसरे नोबल, और तीसरे हमारे कॉमनर। ये 3 टाइप के आते थे। क्लर्जी हम किसे कहते थे दोस्तों, क्लर्जी हम उन्हें कहते थे जो कि चर्च से बिलोंग करते थे दोस्तों। और नोबल उसे कहते थे जो जैसे कि किंग के घर वो क्या लिया हो, बर्थ लिया हो, उसे हम कहते थे।
और कॉमनर हम किसे कहते थे, जो क्लर्जी ना हो और जो किंग ना हो, उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम कॉमनर बोलते थे। उसमें 3 टाइप के लोग थे दोस्तों। अब क्या है, इनके ये जो क्लर्जी और नोबल थे दोस्तों, आपस में ये क्या साठ गांठ बनाए थे कि हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर नो टैक्स, कोई भी हम टैक्स नहीं देंगे, हमारा स्टेटस क्या होगा दोस्तों, हाई रहेगा। और उसके बाद ये कैसी लाइफ जीते थे, लग्जेरियस लाइफ, ये लग्जेरियस लाइफ जीते थे। लेकिन वही कॉमनर क्या होते थे दोस्तों, ये पहले तो मास में इनके पास मासेस थे, कई लोग यहाँ पे थे, जो मैक्स अधिकतर नंबर थे वो कॉमनर के थे दोस्तों। वो और जो क्लर्जी और ये थे, इनके ऊपर टैक्स का बर्डन दोस्तों ज्यादा था। जो टैक्स यहाँ पे था सबसे ज्यादा था, होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो टैक्स था दोस्तों वो सबसे ज्यादा यहाँ पे था। और इनका जो सोशल स्टेटस था दोस्तों, वो भी क्या था, काफी लो था दोस्तों। और उसके साथ साथ वो लग्जरियस लाइफ नहीं बल्कि पुअर लाइफ जीते थे। अब कैसे इन्हें ये सोचो इस बात को बचेगा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे इनके दिमाग में आया, कॉमनर के बीच में दिमाग में आया कि ये तो मेरे साथ यार गलत हो रहा है, क्योंकि मैं टैक्स दे रहा हूं, मेरा स्टेटस लो है, क्यों आखिर में हम इनको इनको हम रिस्पेक्ट दे, इनको हम टैक्स दे, ये तो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं बल्कि इनका लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, अब इनके कारण बिकॉज ऑफ, अब इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं वॉर हुए, फ्रिक्वेंटली जनरली वॉर नजर आए दोस्तों आपस में, वो लड़े जो क्लर्जी और नोबल हुए। तो उससे अब फ्रिक्वेंट देखिए, हमारे दो कंडीशन है कि जो हमारे क्लर्जी और नोबल हमारे क्या हुए, डिक्रीज हुए, क्योंकि वॉर होने के कारण क्या होता है, जो ट्रेजरी थी दोस्तों, जो खजाना था किसका, स्पेलिंग माफ करिएगा अगर स्पेलिंग थोड़ा बहुत होगा, जो हमारे खजाना थे किसके, नोबेल के, और हमारे जो नोबेल के जो और किंग हो गए, उनके बेटे हो गए, उनका जो ट्रेजरी था वो क्या होने लगा दोस्तों, उनका जो ट्रेजरी वो खत्म होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। और दूसरा क्या था रीजन दोस्तों, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन। कॉमर्शियल रिवोल्यूशन में क्या था दोस्तों, कि ट्रेड होने लगे, जो मर्चेंट क्लास थे उनका क्या था, जो हमारे मर्चेंट क्लास थे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे दोस्तों, उनका जो हमारा था क्या स्टेटस, वो क्या होने लगा, राइज होने लगा। कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक का जो उनका पोजीशन था वो स्ट्रांग होने लगा, इंक्रीज होने लगा दोस्तों। तो उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, हमारा नोबेलिटी का जो जो नोबेलिटी थी वो अपने आप को क्या कमजोर करने लगी। और जो कॉमनर्स थे वो स्टार्टेड पुटिंग डिमांड ऑफ कॉमन मीटिंग, थ्री स्टेट काउंसिल जिसे हम बोलते हैं, इंस्पायर्ड बाय न्यू सोशल करंट इन सोसाइटी। वो क्या करते थे, क्लर्जी रिजेक्टेड द डिमांड, क्लर्जी क्या करते थे, जो नोबेलिटी कहता था कि इसे बात मनवाइए कॉमनर के थ्रू, वो क्या करता था, क्लर्जी रिजेक्ट कर देता था। ये सारा कुछ क्या हुआ, प्रोसेस क्या लीड किया, ये सारा कुछ हमारा जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लीड किया दोस्तों। उसके कारण क्या हुआ है, जो हमारे जो ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम थे, सोशल अरेंजमेंट थे, वो क्या हुए दोस्तों, वो हमारे डिक्लाइन हो गए। और हाथ जो पावर है वो कॉमर्शियल जो कॉमनर है उनके पास चला गया। इसीलिए इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब उसका सेकंड क्या था दोस्तों, हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या आया दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमारा क्या रिफर करता है, अगर अब बात करें, कोई भी अगर पूछे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, दोस्तों इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है वो रिफर करता है कि चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम एंड लीडिंग टू इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कि मतलब पहले हमारा कैसा जो प्रोडक्शन होता था दोस्तों, वो क्या होता था, उतना अच्छा से नहीं हो पाता था, डिक्लाइन होता था, उतना इंक्रीज नहीं हो पाता था। तो हम एक नए प्रोसेस को अपनाएं जिससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और दोस्तों जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दोस्तों ना, वो लार्जली शिफ्ट किया जो प्रोडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक टू सरप्लस इकोनॉमी। यानी क्या है दोस्तों, पहले क्या होता था, सब्सिस्टेंस मतलब क्या है, जितना चाहिए उससे भी कम होता था। लेकिन इस मेथड से, इस प्रोसेस के आने की वजह से हम सब्सिस्टेंस जो इकोनॉमिक थे, जो हमारे दबी हुई इकोनॉमिक थे, आज हमारा वो सरप्लस इकोनॉमिक की तरफ फोकस किया। और इसके कारण क्या हुआ, मास प्रोडक्शन, जब पैसे लोग अब पैसे अधिक है लोगों के पास, तो वो क्या किए, मास प्रोडक्शन किए। जब मास प्रोडक्शन किए दोस्तों तो एक्सपोर्ट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन के थे, जो ये अधिकतर कहाँ हुए थे दोस्तों, ब्रिटेन में हुए थे। जो हमारे ये हमारे थे जो स्प्रेड हुए थे, टोटली स्प्रेड हो गए जितने भी यूरोप और यूरोप के बियॉन्ड कंट्री है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या नजर आता है कि ये हमारा ब्रिटेन में जो हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं दोस्तों। तो ये दोनों, कौन से दोनों, जो हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हो रहे थे दोस्तों, ब्रिटेन में हो रहे थे। और हमारा जो फ्रेंच रिवोल्यूशन कहाँ हो रहा था दोस्तों, फ्रांस में हो रहा था, यानी यूरोप में हमारा हो रहा था। ये दोनों मिल के दोस्तों, ये दोनों मिल के कहीं ना कहीं एक सिंगल इम्पैक्ट किए, क्या, यूरोपियन सोसाइटी पे दोस्तों। ये इम्पैक्ट डाले, लार्जली ट्रेमेंसली इम्पैक्ट डाले कि यूरोपियन सोसाइटी पे इन दोनों का बदलाव हो गया, इन दोनों के वजह से। फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांस में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमारे ब्रिटेन में। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें दोस्तों, तो जो यूरोप का सोसाइटी था उसका हमारा क्या होने लगा, मॉडर्नाइजेशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मॉडर्निटी इन यूरोप। तो ये दो मेन कारण थे दोस्तों कि जो हमारे कई सारे जो चेंजेस नजर आए दोस्तों। तो अब हम पहुंचते हैं अपने इस फिगर पे, जो आपको हम स्टार्टिंग में बोले थे दोस्तों कि इस फिगर को आप जरूर रिमेंबर करिएगा दोस्तों। अब आ गया ये ओवरऑल एनालिसिस है, जितने भी चीजें हम बताएं दोस्तों, ये ओवरऑल एनालिसिस है दोस्तों। पहले हमने क्या देखा, डार्क एज देखा। डार्क एज में हमने क्या देखा था दोस्तों, कि यहाँ पे हमारा जो चर्च था वो क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। कोई भी अगर चर्च को चैलेंज करता था तो उसे क्या करते थे, उसे हम एग्जीक्यूट कर देते थे दोस्तों, मतलब उसको मार देते थे, खत्म कर देते। एग्जाम्पल हमने कॉपरनिकस का देखा था। लेकिन ऐसे धीरे धीरे, ये पीरियड कौन सा दोस्तों था, हमारा 13 एडी था। जैसे जैसे 3 साल 4 साल बीतते चला, वैसे क्या होता है, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन एक कारण होता है जिससे मर्चेंट क्लास हमारे इंप्रूव होते हैं। और एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन आते हैं। साइंटिफिक रिवोल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, रेशनैलिटी इंक्रीज होता है। जब हम लॉजिकल वे से थिंक करेंगे तो हम इनके डोमिनेशन को, जो चर्च के डोमिनेशन को हम नहीं मानेंगे। ये पीरियड दोस्तों हमारा कौन सा था, 17th एडी, 17th सेंचुरी का दोस्तों। ये हमारा 18th सेंचुरी का बात है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, लोगों में जागरूकता पहले आती है। जो हमारा साइंटिफिक रिवोल्यूशन रहता है दोस्तों, वो क्या होता है, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल तक ही रहता है, उतने ज्यादा लोग के पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन इनलाइटनमेंट दोस्तों मासेस के पास हो जाता है, जिसके कारण जो फ्रांस में, जो हमारा ये फ्रांस में क्या होता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दोस्तों हमारे ब्रिटेन में होता है। इन दोनों रिवोल्यूशन होने के कारण दोस्तों क्या होता है, जो हमारे सोशल ऑर्डर प्रीवियसली चलते रहते हैं, वो सारा कुछ हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। और चेंज होने के कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर आएगा। जब ये डिसऑर्डर आया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कि एक नया समाज बना, एक नया सोसाइटी बना। तो दोस्तों ये ओवरऑल एनालिसिस था दोस्तों। अगर भी क्वेश्चन यूपीएससी सोशियोलॉजी में पूछे कि बताइए फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या है, तो आपका ये पीछे वाला जितना पार्ट है वो इंट्रो बन सकता है, और बॉडी फ्रेंच और कंक्लूजन सोशल चेंज। तो ये जो पीडीएफ दोस्तों बना है, ये जो हमारा फिगर है दोस्तों, आप प्लीज रिमेंबर करिएगा, प्लीज दोस्तों प्लीज, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से हमारा जो ये
टोटल ये बना हुआ है दोस्तों, एक समरी है कि क्वेश्चन यहां से पूछे तो इंट्रो क्या होना चाहिए, 10 मार्क्स दोस्तों एकदम फिक्स है दोस्तों, इसमें कोई भी चीज सोचने वाली है ही नहीं दोस्तों, इसलिए आप प्लीज इस पॉइंट को आप रिमेंबर करिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, हमारा ये आपने देखा, अब इसके बाद करेंगे हम कुछ चैलेंजेस के बारे में दोस्तों, क्या चैलेंजेस या क्या इम्पैक्ट हुए किसके, यूरोपियन मॉडर्निटी यानी ईएम इसे हम बोल सकते हैं, या यूरोपियन मॉडर्निटी, कि यूरोप के मॉडर्निटी होने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ समाज में, अब उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहला क्या है, जो यूरोपियन मॉडर्निटी पहले आया कैसे, कि जितने भी जो भी यूरोपियन मॉडर्निटी जब आया तो उस समय कोई भी समाज में अगर आप देखेंगे, कोई भी अगर चेंज आता है तो उस समय क्या होता है, क्योज आ जाता है, क्योज यानी क्या, भगदड़ मच जाती है, क्राइसिस आ जाते हैं, लोग नहीं मानते जल्दी, तो इसलिए कोई भी अगर चेंज आता है तो जल्दी लोग क्या करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए क्योज और क्राइसिस आ सकते हैं, और उसके साथ साथ कई सारे चेंजेस हुए दोस्तों। अब किसमें चेंजेस हुए उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पेन चेंज कर लें, यस। पहला जो चेंज हुआ था दोस्तों हमारे इकोनॉमी स्फेयर में हुआ था। इकोनॉमी स्फेयर में क्या हुआ था दोस्तों, कि जो भी हमारा प्रोडक्शन था, जो भी हमारा प्रोडक्शन था वो हमारा क्या हुआ था, सरप्लस होने लगा, यानी क्या, होम से हमारा प्रोडक्शन फैक्ट्री तक पहुंचने लगा दोस्तों, होम से फैक्ट्री होने लगा, सरप्लस, इसके वजह से क्या हुआ, हमारा सरप्लस होने लगा जो भी प्रोडक्शन हुआ, और सरप्लस होने के कारण क्या हुआ, हमारा राइज ऑफ अर्बन सेटलमेंट, कि लोग शहर में ज्यादा रहने लगे, जहां भी टेक्नोलॉजी होगा सारा कुछ होगा वहीं लोग रहना पसंद करेंगे। और दूसरा जो चेंज हुआ दोस्तों, सोशल स्फेयर, यानी इसमें क्या हुआ, जो माइग्रेशन लोग कर रहे थे, अधिकतर लोग क्या हुए कि माइग्रेट करने लगे, सब लोग अर्बन में जाने लगे, कोई भी रूरल में टिक नहीं रहा था, ज्वाइंट फैमिली का दोस्तों बैकग्राउंड जो हमारा क्या होने लगा, ब्रेक डाउन होने लगा, कि सब लोग अपना इंडिविजुअल सोचने लगा, इंडिविजुअल रेशनल थिंकिंग डेवलप करने लगा, जिसके वजह से जो हमारा जो कलेक्टिव होता था, पहले कलेक्टिव हमारा होता था, आज के समय वो कैसा हो गया, इंडिविजुअल हो गया दोस्तों। और उसके बाद अगर और बात करें एस्पेक्ट जैसे, तो तीसरा हम मान सकते हैं कल्चरल एस्पेक्ट, कि पहले हम क्या मानते थे, चर्च को मानते थे, चर्च जो हमारा कहता था क्या डिवाइन है, तो उसको क्या किया, हम रिजेक्ट किए, कोई भी रिलीजन वाले कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, रिजेक्ट किया, किसी चीज को हम नहीं मानते थे। अगर बात करें कुछ आइडियोलॉजी में भी दोस्तों अगर हमारा चेंज आया है, अगर आइडियोलॉजिकल चेंज, आइडियोलॉजिकल चेंज में क्या आया दोस्तों, पहले लोग कैसा मानते थे, जो डार्क एज वाले थे वो थियोलॉजिकल थे, अब थियोलॉजिकल से कैसे हो गए दोस्तों, रैशनल मैन हो गए, लॉजिकल थिंकिंग करने लगे वो लोग। अगर लास्ट हम बात करें कुछ पॉलिटिकल चेंजेस का दोस्तों, तो पॉलिटिकल चेंजेस में क्या आया, कि पहले हमारा फ्यूडल सिस्टम चलता था दोस्तों, जो हमारा फ्यूडल सिस्टम था, उसके फ्यूडल सिस्टम या तो आप कह सकते हैं पर्सनल पावर जो था, या पर्सनल पावर था दोस्तों, उसको क्या किया हम लोग, रिप्लेस कर दिए किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, जो पीपल कहेगा, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पावर दोस्तों हमने ला दिया, क्योंकि जो पीपल चाहते थे वही चीज हमारा होता था दोस्तों। तो इसके कई सारे इम्पैक्ट दोस्तों हमें जो नजर आए। अब कुछ जैसे कोई भी ऐसे जो हमारे कैसे थॉट थे, अब आप कोई भी जानते हैं जब भी हमारा कोई भी सोशल चेंज होगा तो क्या होगा दोस्तों, कि सब लोग तो खुश रहेंगे नहीं, उसमें कुछ लोग क्या होंगे, अपने कई सारे थॉट देंगे जो खुश नहीं रहेंगे, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, केओस आएगा, क्राइसिस आएगा। अब ये क्या थे, ये डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर थे जो ड्वेलिंग करते थे, मतलब उसका क्या क्रिटिसाइज करते थे कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें दोस्तों हमारे दो ग्रुप थे, जो केओस और क्राइसिस वाले दोस्तों, दो ग्रुप थे। पहले ग्रुप हमारे थे दोस्तों, पहले ग्रुप हमारे क्यों कौन से थे, रेडिकल, रेडिकल कंसीडर, और दूसरे थे दोस्तों कंजर्वेटिव।
अब रेडिकल वाले जो कंसीडर है वो क्या मानते हैं कि मॉडर्निटी गुड है, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो टेम्परेरी है, ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेटअप हो जाएगा, रीस्टैब्लिश कर पाए हो जाएगा, एक बार मॉडर्निटी आ गया फिर क्या होगा, सिस्टम हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। तो ये रेडिकल वाले का मानना था दोस्तों। रेडिकल वाले क्या मानते थे कि ये जो मॉडर्निटी है वो कैसा है, गुड है, सही है, ये जो मॉडर्निटी हो रहा है वो क्या है, एकदम सही है मेरे हिसाब से। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये जो क्योज है वो क्या है दोस्तों, टेम्परेरी है। क्योज हमारा कैसा है दोस्तों, टेम्परेरी है। वो बता रहे हैं कि एक बार अगर मॉडर्निटी आ गया फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाएगा, उसके बाद सब लोग मानने लगेंगे। ये पीछे जाना नहीं चाहते, ये अपने जो पास्ट के ऑर्थोडॉक्स हैं, जो इरेशनल थिंकिंग है, जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, वो उस पे जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो क्या एक्सेप्ट करते हैं मॉडर्निटी को। लेकिन दोस्तों सब लोग तो एक्सेप्ट करता नहीं, तो इसमें जो कंजर्वेटिव टाइप पीपल थे वो क्या करते थे, इसके अगेंस्ट थे, कि वो चाहते थे क्या, कि हम बैक टू द पास्ट, जो भी हमारा हम पहले चलता था उसी के पीछे हम पड़े, ये मॉडर्निटी को हम रिजेक्ट करते थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ये हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट जो ओपिनियन है दोस्तों, रेडिकल कंसीडर्ड के और कंजर्वेटिव के, ये क्या करते हैं दोस्तों, एक बिल्डअप करते हैं। इन दोनों का जो नीड का जो रिजल्ट होता है वो क्या करता है दोस्तों, सोशियोलॉजी को हमारा कहीं ना कहीं बिल्डअप करता है, इस्टेब्लिश होता है हमारा सोशियोलॉजी। जैसे उस समय के कुछ थिंकर हैं दोस्तों, जो पॉइंट हम बता रहे हैं, जैसे जेटलिन थे दोस्तों। जेटलिन क्या बोलते थे दोस्तों, ऑल सोशियोलॉजी, जितने भी सोशियोलॉजी हैं, डेवलप इन रिएक्शन ऑफ रिएक्शन टू इनलाइटनमेंट, यानी जितने भी जो सोशियोलॉजी डेवलप हुए हैं वो इनलाइटन का एक रिएक्शन है दोस्तों। और उसके बाद एक नेक्स्ट स्कॉलर है, वो क्या बोलते हैं, पीटर बर्जर। वो क्या बोलते हैं दोस्तों कि सोशियोलॉजी जो है इज वन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी का एक जन्म हुआ है। सोशियोलॉजी एक इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने देखा आज के टॉपिक में यूरोपियन मॉडर्निटी के बारे में दोस्तों। एक बार क्विक रिवीजन हो जाए तो दोस्तों आपको भी याद रहेगा, आप समझ पाओगे अच्छे से। तो पहले हमने क्या बात किया दोस्तों, ये फिगर कंसीडर, पूरा जो समरी है दोस्तों ना, जितना इस लेक्चर का जो समरी है दोस्तों ना, यही है, सेम है। हमने क्या देखा दोस्तों, डार्क एज पहले देखा, कि डार्क एज में हमारा क्या था, चर्च का डोमिनेशन था, कोई चर्च के खिलाफ नहीं जा सकता था, अगर कोई भी खिलाफ जाता था तो उसे क्या कर देते थे, एग्जीक्यूट कर देते थे दोस्तों। और इस ये चीज चलता रहा, उसमें हमारा कई सारे रिवोल्यूशन आए, जिसमें हमारा फेमस हुआ कॉमर्शियल रिवोल्यूशन और साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो कॉमर जो हमारे साइंटिफिक रिवोल्यूशन थे वो क्या थे, होते थे जिसमें हमारा रेशनैलिटी का दोस्तों राइज होना स्टार्ट हो गया, रेशनल थिंकिंग यानी लॉजिकल थिंकिंग वाले चीजें स्टार्ट हो गई लोगों। लेकिन इसका एक डिलिमिटेशन था क्या, कि मासेस लेवल तक ही केवल इसका मतलब इसका जो कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल थे उन्हीं तक लिमिटेड था। अब लेकिन वही लिमिटेड पीपल क्या करते थे, मर्चेंट क्लास जो अपना कॉमर्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उनका धीरे धीरे वो क्या हुआ, इंक्रीज हुए। इंक्रीज इनके दोनों के होने के कारण क्या हुआ, इनलाइटनमेंट आया, यानी क्या, जो रेशनल थिंकिंग थे वो मासेस लेवल तक पहुंच गए थे। इसके जब मास लेवल तक पहुंच गए तो जो फ्रांस में थे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन किया, और ब्रिटेन में हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। ये दोनों का जो रिजल्ट हुआ दोस्तों, कि सोशल जो हमारे सोशल चेंज हुए, जब सोशल चेंज हुए दोस्तों तो डिसऑर्डर समाज में क्या हुआ, ऑर्डर हमारा क्या हुआ, डगमगाया। और उसी की वजह से हमारा सोशियोलॉजी का दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सोशियोलॉजी में हमने देखा इस्टेब्लिशमेंट में दो जो फेमस थिंकर थे, पहला क्या, जेटलिन थे और पीटर बर्जर। ये दोस्तों आप मत भूलिएगा जरूर। जेटलिन क्या बोलते थे दोस्तों, कि सोशियोलॉजी, ऑल द सोशियोलॉजी डेवलप इन रिएक्शन टू द एनलाइटनमेंट। और पीटर बर्जर बोलते थे क्या, कि सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ
फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट यूरोपियन मॉडर्निटी का दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।